गुड मॉर्निंग बच्चों। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बीएससी और बीएससी बी एड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। आपका स्वागत है। पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन चल रहा था, जिसका टॉपिक विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो आपकी ये पेड कोर्स की सेकंड क्लास है। एक क्लास आप पहले हो चुकी है और उससे पहले 10 क्लासेज एज ए डेमो, या फिर आप समझ सकते हैं कि अपन ने बेसिक पढ़ा था उन क्लासेज। अब उस बेसिक से ही अपन आगे बढ़ते हुए, नींव बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ की। आप सबसे यही बात कहूँगा कि शुरू की जो 10 क्लासेज है उनको डेमो ना समझें, उनको रेगुलर क्लास समझते हो आप आगे बढ़े, तब इन क्लासेस पर आप आइए। और नींव जब तक मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर मकान या महल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले आप नींव मजबूत करते हुए आइए। अपने साथ साथ एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ आपको बताई जा रही है। 10 मिनट की चीज़ में आपको 12-13 मिनट लगाई जा रही हैं, वो केवल इसीलिए ताकि आप समझ सकें। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जब भी बच्चा एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी डल हो, डल तो वैसे कोई होता ही नहीं है, सबके सब अपने आप में बराबर इक्वल वो रखते हैं, हमें पोटेंशियल रखते हैं। बच्चा कैसा भी हो, नेक्स्ट क्लास जाने पर यह माना जाता है कि वो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आ जाता है। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उन पुरानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए और उन पुरानी चीज़ों को साथ साथ लेते हुए उसे नई चीज़ में ढाला जाए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप सेकेंड ईयर पढ़ के आएँ तो सेकेंड ईयर पढ़ते पढ़ते ही आपको थर्ड ईयर में ढाल दिया जाए, उनको पता भी नहीं लगे कि हमारी क्लास चेंज हो गई। यही तो कला है और यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान है कि आप सेकेंड ईयर पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, एग्जाम भी नहीं लगी आपकी इस बार तो, और आप डायरेक्ट फ्लो में थर्ड ईयर में चले गए। ये बहाव यदि बना रहे ना तो पढ़ाई का मजा आता है। तो यदि बहाव के बीच में गैप लग जाए, सिर्फ गैप कैसे कि सेकेंड ईयर चलते आ रही है, फिर आपने गैप दे दिया 5-6 महीने, जो इस अब की बार आपके साथ हुआ है, और फिर आप पुराना सब कुछ भूल गए, सब जीरो हो गया, और फिर थर्ड ईयर शुरू करिए। थर्ड ईयर में डायरेक्ट आ जाओ भाई, कोशी-रीमान समीकरण, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, अवकलनीयता, फलाना और ढिकाना। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमको डिमोटिवेट कर देती हैं। तो पुरानी चीजों से लिंक बनाते हुए नई चीजों पर जब अपन घुसते हैं ना, उनसे प्रवेश करते हैं उन चीजों में, तब जाके आपको चीजें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आती है। रेगुलर क्लासेज लीजिए, शानदार तरीके से पढ़िए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी मन में आती है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर उसमें भी चैट का ऑप्शन है, वहां से जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको हैंड टू हैंड आंसर ना मिले, कोई बात नहीं, आपको आधा घंटे 1 घंटे में आंसर मिल जाएगा। चले अब मुद्दे पे आते हैं। अपना मुद्दा मतलब टॉपिक जो चल रहा था, वो टॉपिक था विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। कि सर ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि एनालिटिक फलन फंक्शन या विश्लेषिक फलन अपने आप में कुछ नहीं होता है। ये सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? अवकलनीयता पर या फिर डिफरेंशियबिलिटी पर। कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, मतलब अवकलनीयता अद्वितीय होनी चाहिए, मतलब जो उसका आप अवकलज निकालोगे फलन एफ जेड का, वो अद्वितीय आना चाहिए। अवकलनीयता किस पे डिपेंडेंट है? लिमिट पे, संततता पे। सीमा और संततता पे लिमिट है ना, लिमिट और कंटिन्यूटी पे। तो संततता हो, लिमिट ऐसी हो कि किसी भी लिमिट से वैल्यू निकाल लो, सबसे सेम आनी चाहिए, तब जाके आप क्या कहते थे उसे डिफरेंशिएबल या फिर अवकलनीय है। उसके बाद अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि विश्लेषिक फलन कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब सर एक कोशी-रीमान समीकरण क्या होती थी? याद करो कि किसी भी फंक्शन एफ जेड को uxy प्लस आयोटा vxy की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी फंक्शन फलन एफ जेड को uxy प्लस आयोटा vxy की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो u और v हैं उनके पार्शियल डेरिवेटिव, उनके आंशिक अवकलज डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल v अपॉन डेल y हो, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल हो माइनस का डेल v अपॉन डेल x। यदि ऐसा होता है तो इन्हीं को बोलते हैं कोशी-रीमान समीकरण। यदि इक्वल आते हैं तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहे हैं, और इक्वल नहीं आते हैं तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहे। कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे और कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। तो अब एक बात समझिएगा, आज तक जितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं ना, ए बी, आज तक जितना हो जाएगा उनमें से आपका एक पार्ट 4 नंबर का कवर हो चुका होगा। एक आध क्वेश्चन अपन और आगे देखेंगे। यदि मैं उनकी बात ना करूँ, एक छोटे से टॉपिक को छोड़ दूँ, 2-3 दिन की बात ना करूँ आने वालों की, तो आपके 4 नंबर डेफिनेट यहाँ से पक्के हो जाएंगे। पक्के होने का मतलब है आपको पता लग जाएगा कि आपके 4 नंबर यहाँ क्लियर हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है। आज के दोनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंसियरली और ध्यान से समझिएगा दोनों एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ मैं 3.10.8, शायद 2004 में कुछ ऐसा आया हुआ है, और जो नेक्स्ट जो करेंगे वो काफी बार आया है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए। कि प्रदर्शित करिए कि फलन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, जहां एफ जेड बराबर आपको ये दे रखा है,
ठीक है, एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब जेड का मान 0 नहीं है तब एफ जेड ये है। अब जेड अपने आप में क्या होता है कि सर एफ जेड तो एक्स और वाई में है, और जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 जब नहीं है तब ऐसा है, जब एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 नहीं है तब ऐसा है। और एफ 0 बराबर 0, यदि 0 है तो फलन का मान कितना है 0। भाई एफ 0 बराबर 0 का मतलब क्या है, जब आप जेड का मान 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। संतत है, संतत है का मतलब कंटिन्यूअस है। कि सर कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं वो भी देखेंगे। वैसे ध्यान रखना जो अपन अब पढ़ रहे हैं जिस लेवल पर, यहाँ कंटिन्यूअस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली फंक्शन को देखा जाता है। यदि वो पॉलिनोमियल, रेशनल या फिर बहुपदी है या फिर परिमेय फलन कुछ ऐसा मिलता है, साइन कॉस में मिलता है, तो उसको डायरेक्टली संतत लिख दिया जाता है, ठीक है। और सीआर इक्वेशन को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। सीआर इक्वेशन कोशी-रीमान समीकरण मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु वाला तो पिछले एग्जाम्पल में भी था, याद करो पिछला जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना उसमें भी ये मूल बिंदु वाला कॉन्सेप्ट आया था, मतलब 0 0 पर अपन ने उनको देखा था सीआर इक्वेशन को, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था, याद कीजिए। फिर भी एफ डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, मतलब फंक्शन एफ जेड का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन फलन एफ जेड का जो अवकलज है एफ डैश जेड, किस बिंदु पर, जेड बराबर 0 पर, मतलब मूल बिंदु पर, उसका अस्तित्व नहीं। तो ये आपसे ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस। 3 काम करने हैं इस क्वेश्चन में। पहला काम कि फंक्शन एफ जेड को कंटिन्यूअस से संतत दिखाना है, फलन एफ जेड को संतत दिखाना है। दूसरा काम सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है एट द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण या जेड बराबर 0 पर कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट कराना है। और तीसरा क्या है कि एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका अवकलज जेड बराबर 0 पर विद्यमान नहीं है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 1, और एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है एफ जेड, उसे आप लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए आप, तो फंक्शन एफ जेड क्या है, एक्स क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब इंटू 1 करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, और वाई क्यूब इंटू 1 करोगे तो माइनस वाई क्यूब आएगा, ये लीजिए माइनस वाई, और अपॉन लिख सकता हूं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सब पे आके, अच्छा आयोटा यहां भी है, आयोटा यहां भी है, तो आपने आयोटा ले लिया कॉमन, ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब इंटू आयोटा, ये लो एक्स क्यूब बचेगा। उसके बाद माइनस वाई क्यूब इंटू माइनस आयोटा, ये लीजिए प्लस वाई क्यूब बचेगा, और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको कि जो एफ जेड है वो आपका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो बच्चे समझदार है वो समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। कि आप जानते हैं कि सर एफ जेड की जो जनरल फॉर्म होती है वो एफ जेड यू प्लस आयोटा वी होती है, जहां u तो रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इसमें ये तो रियल पार्ट हो गया और ये कैसा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो लिख लेते हैं, चूंकि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो u की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक लाइन लिखी हुई है साइड में, जेड नॉट इक्वल टू 0 पर ऐसा परिभाषित ये है, और जेड 0 पर, जेड बराबर 0 पर एफ जेड या फिर एफ 0 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। चलते जाइए, और v कितना है आपका कि सर जो v है ना इसको u एक्स वाई लिख लो भले, हम जानते हैं ये होता है u एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कोमा वाई। तो ये वैल्यू किसकी आ गई u एक्स कोमा वाई की, ये वैल्यू किसकी आ गई v एक्स कोमा वाई की, कितनी आयोटा के साथ वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट उसने क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि संतत है, मतलब प्रूव दैट एफ जेड इज कंटिन्यूअस, मतलब सिद्ध करना है कि ये आपका संतत। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब z नॉट इक्वल टू 0 है, z एक्चुअल में होता क्या है कि सर z होता है x प्लस आयोटा y, और z इक्वल 0 मतलब x प्लस आयोटा y इक्वल 0, मतलब x इक्वल 0 y इक्वल 0, मतलब किसकी बात चल रही है 0 0 मूल बिंदु, कह सकता हूं ना मैं भाई z इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मूल बिंदु की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा और सुनिएगा ध्यान से, u और v आपके पास ये दोनों लिखे हुए हैं,
संतत आपको प्रूव करना है कि एफ जेड है। ध्यान रखिए ना, संततता या कंटिन्यूटी हमेशा डायरेक्टली प्रूव कर दी जाती है फंक्शन को देख के। सर देख के कैसे पता लगाएंगे, देखो ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, सबके सब वेरिएबल है और मिलके क्या बना रहे हैं, बहुपद। और ये अपॉन वाला फंक्शन है तो कैसा फलन है, परिमेय या फिर रेशनल। तो ये परिमेय फलन है, ये रेशनल फलन फंक्शन है, तो ये वाला क्या है, कंटिन्यूअस। हमेशा पॉलिनोमियल साइन एक्स कॉस एक्स, सारे नहीं साइन और कॉस की बात कर रहा हूं मैं, साइन एक्स कॉस एक्स अपने प्रांत में, और पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एट ईच पॉइंट। ठीक है। अच्छा एक चीज और, फिर ये वाला भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब ये कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है और इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है एफ जेड, ये कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, एक्स और वाई आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। ये वाला कंटिन्यूअस है क्योंकि एक्स और वाई आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये क्या होगा भैया आपके पास कि साहब ये हो जाएगा पूरा का पूरा एफ जेड कंटिन्यूअस। लिखेंगे कैसे वो भी समझेंगे। एक छोटी सी बात तो बताता हूँ, सुनिएगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर काश यदि नीचे जीरो हो जाता अपॉन में तो इन्फिनिटी बन जाता, फिर दिक्कत करता। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो, यहाँ एक्स की पावर कैसी है, सम है, वाई की पावर कैसी है, सम, इवन है ना, एक्स की पावर सम है, वाई की पावर सम। और एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। एक्स और वाई क्या है, वास्तविक संख्या है। भाई जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स और वाई क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। यदि किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आ सकता है, नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर, किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। एक कंडीशन है जब दोनों जीरो हो जाएं, दोनों जीरो होंगे मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। और जब जेड जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में खुद में दे रखी है कि जीरो हो जाएगी, वहां नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो अब एक लाइन लिखेंगे कि यहां यू एक्स वाई व वी एक्स वाई दोनों क्या है भैया, परिमेय फलन है, दोनों परिमेय फलन है, अतः ये संतत होंगे। और जब ये संतत होंगे तो इनसे मिलके ही कौन बन रहा है, यू से और वी से एफ जेड, तो वो भी क्या होगा, संतत। तो अतः एफ जेड भी संतत होगा। इंग्लिश में लिख देना हियर, कौन कौन, u and v are rational function, so these are uxy और vxy दोनों x व y में, एक छोटी सी लाइन लिख देना, दोनों x व y में रेशनल फंक्शन इन x एंड y या ऑफ x एंड y, so these are continuous, hence fz is also continuous। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। भाई u और v दोनों संतत है तो fz भी क्या होगा, संतत। क्वेश्चन ने कहा था कि शो दैट फंक्शन fz इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कि फलन fz कहां पर है, संतत है। क्लियर हो गया, संतत है सब जगह, बात खत्म, संतत है। अब आते हैं कोशी रीमान समीकरण, वो भी किस पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। तो यहां आप लाइन लिखेंगे, अब z बराबर 0 मतलब मूल बिंदु, जिसे आप ओरिजिन बोलते हो। कोई चीज यदि मैं ना बोल पाऊं, इंग्लिश में ना लिख पाऊं तो मैं बोलता तो ही, साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नोट कर लिया करो। z बराबर 0 मूल बिंदु पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल u अपॉन डेल एक्स। कल इसका तरीका सिखा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो कल की क्लास देखें फिर से, फिर दोबारा आए। मैं अब यहाँ डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। क्या याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, एफ डैश जेड का फॉर्मूला था, एफ डैश जेड का कि भाई एफ लिमिट z टेंड्स टू 0, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0। यही था ना, मतलब एफ जेड मतलब आपको फंक्शन लिखना है तो फंक्शन लिख दिया यू एक्स कॉमा वाई आता, लेकिन एक्स के सापेक्ष कर रहे हो आंशिक पार्शियल तो वाई वाला क्या हो जाए, 0, यू एक्स कॉमा 0। जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। माइनस जिस बिंदु पर बात कर रहा है, किस उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान। तो किस बिंदु पर बात कर रहा है, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर u की वैल्यू u 0,0 अपॉन
फिर क्या आता है जेड माइनस जेड जीरो, मतलब जेड तो एक्स बचेगा, वाई तो है ही नहीं, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है जेड, तो वाई है ही नहीं क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो। माइनस कितना आने वाला है जेड जीरो पॉइंट, वो क्या है जीरो, तो आपके पास जो क्या आने वाला है यू एक्स जीरो क्या होगा, यू एक्स वाई ये पूरा का पूरा है, तो आपको चाहिए एक्स कॉमा जीरो, तो एक्स की जगह तो रख दो एक्स और वाई की जगह क्या रख दो जीरो, मतलब यहाँ एक्स यहाँ जीरो, यहाँ एक्स यहाँ जीरो, तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आने वाला है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई एक्स कॉमा जीरो रखना है ना, यहाँ एक्स यहाँ जीरो, यहाँ एक्स यहाँ जीरो, तो एक्स क्यूब माइनस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स, ठीक है। अब आ रहा है जीरो कोमा जीरो, मतलब दोनों जगह क्या दो जीरो जीरो, तो ये जीरो जीरो रखोगे तो वैसे जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो प्लस जीरो, जीरो बटे जीरो बनेगा, जीरो बटे जीरो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन फंक्शन में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि एफ जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो पर फलन का मान कितना है जीरो है, तो जीरो पर फलन का मान जीरो, तो मतलब सब कुछ क्या है ये जीरो जीरो है, तो आपके पास आएगा जीरो अपॉन कितना एक्स माइनस जीरो, मतलब कितना आ गया वन, कोई दिक्कत। अब आ जाओ किस पे डेल यू अपॉन डेल वाई पे, तो लिमिट वही फटाफट बता दो, y टेंस टू जीरो और एक्स वाला जीरो हो जाएगा, तो u जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई वाला है तो y माइनस जीरो, अब u जीरो कोमा वाई, तो यहाँ रखना है जीरो, यहाँ रखना है y, तो जीरो रखोगे ये लो जीरो, फिर वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का वाई क्यूब, कुछ नहीं करना है आपको, x की जगह जीरो और y की जगह y रख देना है इसमें, तो x के जगह जीरो रखोगे जीरो क्यूब माइनस वाई क्यूब, जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर कितना आने वाला है माइनस का वाई, जीरो जीरो की वैल्यू जीरो है ही, क्योंकि जीरो पर फलन की वैल्यू कितनी है जीरो, नीचे बचेगा वाई माइनस जीरो, आपके पास आ गया माइनस का, ठीक है। अब आते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स पर, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपके वी पे आ जाओ एक्स कॉमा जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपॉन कितना x माइनस जीरो, अच्छा सुनिएगा वी एक्स कॉमा जीरो, एक्स की जगह एक्स वाई की जगह जीरो, तो यहाँ एक्स क्यूब अपॉन प्लस जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन जीरो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स बचेगा एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो बराबर एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई, तो वही लिमिट y टेंस टू जीरो वी जीरो कॉमा वाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन कितना y माइनस जीरो, तो y की जगह x की जगह जीरो और y की जगह y, तो x की जगह जीरो y की जगह y, जीरो प्लस वाई क्यूब जीरो प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर y आ जाएगा। आगे भाई चार, यही तो होती है कोशी रीमान समीकरण में, चार ही आने होते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर एक, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर दो, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर तीन, ये चार पांच छह और ये आपका सात, ठीक है। अब किस किस से, चलो यहां लिख देता हूं मैं ना, अपनी जगह काम में आ जाएगी। कौन से पॉइंट पर निकाले हैं आपने ये सर, आपने निकाले जेड बराबर किस पर जीरो पर या फिर मूल बिंदु पर, तो आप लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 4 5 6 7 से स्पष्ट है, बाई इक्वेशन 4 5 6 7 एट जेड इक्वल टू जीरो, या फिर कहां पर मूल बिंदु पर, किस पर भैया मूल बिंदु पर, क्या होने वाला है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स वन है, वो डेल वी अपॉन डेल वाई वन के इक्वल है ना, मतलब 4 और 7 बराबर है, तो क्या लिखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, वो वन है या माइनस वन है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस तरह से आपके पास है, तो जेड बराबर जीरो पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, तो जेड बराबर जीरो पर CR इक्वेशन संतुष्ट होती है। जगह कमी वजह में लिख दिया था, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन हाफ क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक हो गया ओरिजिन तक कि संतुष्ट करता है मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को, अब फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, बस ये छोटा सा हो रह गया, एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, एक बार आप यहां तो नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए।
आगे देखिए, दो काम अपने हो चुके हैं। एक तो संततता प्रूव हो गई, कंटिन्यूटी। दूसरा सीआर इक्वेशन और कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो चुकी है। ठीक है, अब नंबर है इस लास्ट लाइन का, और लास्ट लाइन है क्या कि एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब पहली बात तो ये एफ डैश जीरो का मतलब क्या है, आप ये समझो कि जो एफ डैश जीरो का मतलब है जेड इक्वल टू जीरो पर एफ डैश जेड का मान या फिर इसकी वैल्यू। मतलब जेड बराबर जीरो है मूल बिंदु पर या ओरिजिन पर जो एफ डैश जेड इसका डेरिवेटिव होगा, इसका जो अवकलज होगा, उसका जो मान है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, चलते देखिए अब। और डेरिवेटिव के किस पर बात कर रहे हैं, जेड बराबर जीरो पर। तो डेरिवेटिव या फिर अवकलज के मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे। एक तो था कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। और एक था एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये दो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला थे, ध्यान से समझेगा। लेकिन मैंने कहा था कि डेल्टा जेड वाला तो तब काम में लेना है जब कॉमन बात करें, कोई सा बिंदु हो, कोई सा पॉइंट हो, कहीं भी हो। और जेड जीरो वाला तब काम में लेना है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी विशेष बिंदु पर बात कर रहा हो। तो विशेष बिंदु कौन सा हो गया, जेड बराबर जीरो या फिर मूल बिंदु। तो किस बिंदु पर बात कर रहा है, ये मूल बिंदु पर बात कर रहा है। अब मूल बिंदु पर क्या कह रहा है वो सुनिए। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, अब एफ डैश जेड जीरो का फॉर्मूला बताइए कि सर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड।
Z0 वो पॉइंट होता है जिस पर क्वेश्चन हमसे बात करने के लिए कहता है, जिस पर क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए कहता है, और वो पॉइंट है कौन सा, Z इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे Z इक्वल टू 0 पर, ये कौन सा पॉइंट है, मूल बिंदु है आप। तो ये बन जाएगा f डैश 0 इक्वल टू लिमिट Z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस F0 अपॉन Z माइनस 0। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो अच्छा सुनिएगा, लिमिट Z टेंस टू 0 एफ जेड की वैल्यू पूरी पूरी हो रही, लिख दो उठा के, क्या है बताना कि सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आए ना समझ में, एक्स क्यूब इंटू 1 करोगे एक्स क्यूब, माइनस वाई क्यूब इंटू 1 करोगे माइनस वाई क्यूब, प्लस आयोटा एक्स क्यूब और वाई क्यूब इंटू आयोटा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस आयोटा y, और 0 की वैल्यू 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये बन गया कि लिमिट Z टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा y, और ब्रैकेट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर आने वाला है कितना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू है ये, एफ डैश 0 की। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया, अब तक 1 2 3 4 कोई दिया ही नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको ये दे दो। वैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो आप 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक तो अपन पहुंच गए, ठीक। अब अस्तित्व नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, और आपको पहले बताया जा चुका है कि एग्जिस्ट कब नहीं करती है। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि एग्जिस्ट कब नहीं करती है, कि सर एग्जिस्ट जब नहीं करती है जब दो अलग अलग रास्तों से जाया जाए तो आपको उसकी वैल्यू अलग अलग मिले, या फिर एग्जिस्ट तब नहीं करती है जब उस पर आप एक ऐसे रास्ते से जाओ जैसे y बराबर mx से, पहले गए थे ना y इक्वल टू mx से, इस तरह y इक्वल टू mx से जाओ और m एलिमिनेट ना हो, मतलब m रह जाए और m की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग रास्ते अपन को मिले, तो अपन क्या कहते थे, तो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब वही है, इसका अस्तित्व होने का मतलब वही है कि आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, सिंगल मिलनी चाहिए। अब देखो सुनो, सबसे मेन मुद्दा आता है, सबसे दो छोटे छोटे रास्ते, सबसे बड़े रास्ते बताए थे मैंने आपको कौन से, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा कौन सा, वाई अक्ष। जो आपको एक्स अक्ष बताई थी उस पर वाई बराबर 0 था, और जो आपको वाई अक्ष बताई थी उस पर एक्स बराबर 0 था। लेकिन यहां यदि आप x बराबर 0 y बराबर 0 काम में लेते हैं, ये पूरा का पूरा 0/0 बन जाता है, सॉल्व करने के वो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई तीसरा रास्ता ढूंढो, और तीसरा रास्ता मैंने आपसे कहा रखा है y बराबर mx आप लेकर चलिए। पहली बात तो y बराबर mx रिप्रेजेंट किसको करता है, लाइन्स को, ये सब y बराबर mx की लाइन है। हो सकता है ये बराबर y बराबर x की हो, ये y बराबर 2x की, y बराबर 3x, y बराबर 4x, इस तरह की लाइन है आपके पास। तो चलिए कि माना z टेंस टू 0, मतलब z 0 की ओर अग्रसर है, y बराबर mx के अनुदिश है, मतलब जो z टेंस टू 0 है y बराबर mx के क्या अनुदिश है, मतलब y बराबर mx की दिशा में कौन जा रहा है, z टेंस टू 0 z 0 की ओर जा रहा है। तो y की जगह क्या रखना है, mx। तो आपके पास बनेगा f डैश 0, y की जगह mx रखें तो y हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, x। तो आप लगाओगे लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब, ये लीजिए एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन में यहाँ आने वाला एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, यहाँ आने वाला एक्स स्क्वायर आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अपन लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ये बच गया 1 माइनस एम क्यूब, यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ये बच गया कितना 1 प्लस एम क्यूब, यहाँ से भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक एक्स तो यहाँ से कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, आपके पास आने वाला है एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा एम, यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर, चलते जाइए, अपन लिखने वाले हैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, अच्छी चीज है, कि एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट, नीचे लेता हूं यहाँ पे, लिमिट
x टेंस टू 0, देखो एक्स क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी कट गया, क्या बचा 1 माइनस एम क्यूब, 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब, 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस आयोटा एम, 1 प्लस आयोटा एम और 1 प्लस एम। ये आपस में क्या एम हट गया? नहीं हटा, एम पे डिपेंड कर रहा है, एम पे निर्भर कर रहा है एफ डैश 0। अब यदि एम पे निर्भर कर रहा है, यदि एम का मान 1 हुआ तो y बराबर कौन सा, x के रास्ते जाओगे आप, तब आंसर आपको अलग मिलेंगे। 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर अलग मिलेगा आपको। m बराबर 2 रखोगे, m की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर अलग आएगा। m की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर अलग आएगा। m की वैल्यू 4 रखोगे तो आंसर अलग आएगा। मतलब ये m पर डिपेंड कर रहा है, या m एलिमिनेट होना चाहिए था यहाँ। यदि इसका अस्तित्व होता, एग्जिस्ट करता ये, तो m एलिमिनेट होता, m हटता, तो अपन कहते हैं कि a की वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर है, लेकिन m हटा नहीं है। m के जैसे जैसे आप अलग अलग मान रखते जाओगे वैसे वैसे आपको इसके अलग अलग मान मिलते जाएंगे, और अलग अलग मान मिलेंगे तो वही क्या हो जाएगी, अवकलनीयता की जो अद्वितीयता है वो खत्म हो जाएगी। मतलब अवकलज की अद्वितीयता खत्म, मतलब अवकलज सिंगल नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे, और जब अवकलज अलग अलग आएंगे मतलब वो अस्तित्व में नहीं। भाई लिमिट यही कहती है कि आप किसी भी लिमिट से मान निकाल लो, हमेशा एक आना चाहिए, अलग अलग मान नहीं आने चाहिए, चाहे आप किसी भी रास्ते चले जाओ। लेकिन मैं तो एक ही रास्ते से गया, y बराबर एम एक्स। अब यदि m की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो रास्ता हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, उससे आंसर अलग आएगा। यदि m की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो रास्ता हो जाएगा y इक्वल टू 2x, तब आंसर अलग आएगा। यदि m की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो आंसर आएगा y इक्वल टू 3x, तब आंसर अलग आएगा। मतलब हर बार अलग आंसर आएगा। तो लाइन लिखेंगे कि f डैश 0 if z tends to 0 along y equal to mx, then f dash 0 depend on m. So this is not unique, और जब ये यूनिक नहीं है तो f dash 0 does not exist, f dash 0 does not exist। तो हिंदी में कि देखो, जब z टेंस टू 0 y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश हो, z टेंस टू 0 y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश हो, तो जो f डैश 0 है m पर निर्भर करता है। और m पर निर्भर करता है का मतलब m के अलग अलग मान के लिए, m के भिन्न भिन्न मानों के लिए, m के भिन्न भिन्न मानों के लिए f डैश 0 के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे, f डैश 0 के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। और जब f डैश 0 के मान भिन्न भिन्न आपको प्राप्त होंगे तो आप एक लाइन लिखेंगे, अतः f डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है, f डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है। और भैया जब f डैश 0 का मान अद्वितीय नहीं है तो f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। भले क्लास में एक ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत सॉलिड तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आपको एक एक बारीक बारीक चीज इसकी समझ में आ गई होगी। जब भी अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा तो उसे चुटकियों उड़ा देंगे अपन फटाफट, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा टाइम बचेगा तो आगे करेंगे, जरूर कल कंटिन्यू नोट कीजिए।
आज की क्लास में इतना ही। ये मत सोचेगा सर आज एक ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन ये 10-10 बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। यदि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है ना क्वेश्चन ये, और इस आ गया होगा क्योंकि बहुत आराम से और बहुत इजीली एक एक बारीक बारीक चीज़ को समझा के किया गया, टेंशन ना लीजिए। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, नई नई बाइक लेते हैं तो उसके पहले धीरे चलाते हैं 50-60 की स्पीड, उसके बाद वो 70-80 पे लेके जाते हैं। तो वही चीज़ अपने साथ है, धीरे चलने तो फ्लो में समझिए चीज़ों को, मुझे समझिए, मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चंस के जो बेसिक हैं छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं उनको आप समझिए। यदि आप शुरुआत में सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे ना कॉन्सेप्ट्स को, तो आगे अपन को बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और साथ के बच्चों से, साथ के फ्रेंड से कहिएगा जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, लेट ना करें। कुछ उनकी वजह से मैं रुक रहा हूँ कि थोड़ा अपन स्लो चल रहे हैं, या फिर समझ लो कि लेक्चर अपने छोटे हो रहे हैं। तो बच्चों से कहिए जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसको एप्लीकेशन को शेयर कीजिए, यूट्यूब वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और दिखाइए उनको आप सेटिस्फाइड हैं, और आगे भी उनको बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।